दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लॉर का हिंदी ट्रांसलेशन जीती जागती कहानी जंगल की। ये ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स देहरादून ने। इस बुक की अगली कहानी है। जंगल के लोगों यानी जानवरों और परिंदों की आवाज़ें सीखना मुश्किल नहीं था, और चूंकि मेरी उम्र कम थी इसलिए मेरे होंठ और गले में ज़्यादा लचीलापन था। मेरे कान भी बहुत बारीक थे, इसलिए कुछ जानवरों और पंछियों की आवाज़ की नकल करना मैं बहुत जल्दी ही सीख गया था। जंगल के बाशिंदों यानी हर परिंदे और जानवर की आवाज़ सीखना और उसको उसकी आवाज़ से पहचानना ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि कुदरत के बगीचे को सुंदर सुरों से सजाने की जिम्मेदारी जिन परिंदों की है, उनके अलावा जंगल में कोई भी जानवर या पंछी बगैर किसी वजह के आवाज नहीं लगाता, और हर बार वजह के साथ साथ आवाज भी बदल जाती है। मैं एक दिन पेड़ पर बैठा हुआ सामने फैले मैदान में चढ़ते हुए चीतलों के झुंड को देख रहा था। झुंड में करीब 15 नर थे, मादा थे और 5 बच्चे थे, एक ही उम्र के। धूप में सो रहा एक बच्चा अपनी नींद से उठा। उसने लंबी सी अंगड़ाई ली और अपने खुर हवा में उछालते हुए मैदान के दूसरी तरफ गिरे पड़े एक पेड़ की तरफ भागा। दूसरे बच्चों के लिए यह खेल की शुरुआत का इशारा था, और खेल का नाम था अपने लीडर के पीछे चलो। अपने लीडर के पीछे दौड़ते दौड़ते 5 बच्चों ने एक ही झटके में जमीन पर पड़े पेड़ को एक ही छलांग में पार कर लिया। दूसरी छलांग के बाद लीडर सीधा आगे फैले जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। उसके साथ ही उसके पीछे पीछे भागे एक हिरनी जो बहुत देर से लेटी हुई आराम कर रही थी। अब वो उठ के खड़ी हो गई। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ बच्चे भागे थे। वो तेज आवाज में चिल्लाई। हिरनी की एक ही आवाज सुनकर सभी बच्चे तेजी से दौड़ते हुए वापस घास के मैदान में आ गए। यहाँ गौरतलब बात यह है कि हिरनी की आवाज का असर वहां चर रहे बड़े हिरण और हिरनियों पर रत्ती भर भी नहीं हुआ था। जो हिरण हिरनियां बैठकर आराम कर रहे थे वे आराम करते रहे, जो चर रहे थे वो चरते रहे। घास के इस मैदान के नजदीक से ही एक पगडंडी निकलती थी जिसका इस्तेमाल लकड़हारे किया करते थे। इसी पगडंडी पर अब एक लकड़हारा आता हुआ दिखाई दिया। उसकी कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखी हुई थी। चूंकि मैं ऊंची जगह पर बैठा हुआ था इसलिए मुझे लकड़हारा काफी दूर से ही दिखाई दे गया। एक वजह यह भी थी कि जंगल में जिस तरफ से वो आ रहा था वो जगह काफी खुली हुई थी। जब ये आदमी घास के मैदान से 100 गज दूर था तो एक हिरनी ने उसे देखा, एक तीखी सी आवाज निकाली और हिरणों का पूरा झुंड 1 सेकंड की देरी किए बगैर तुरंत घने जंगल में गायब हो गया। अपने बच्चे के लिए फिक्र कर रही हिरनी की आवाज और अपने साथियों को लकड़हारे की मौजूदगी की चेतावनी देती आवाज मेरे ना तजुर्बेकार कानों के लिए बिल्कुल एक जैसी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे तजुर्बा होता गया, मुझे जानवरों और परिंदों की अलग अलग आवाज़ों में फ़र्क समझ में आने लगा। मैंने पाया कि कोई जानवर या परिंदा जब अलग अलग वजहों से आवाज़ लगाता है तो फ़र्क आवाज़ में नहीं होता बल्कि उसके सुर में होता है। मिसाल के तौर पर कुत्तों का भौंकना आपने सुना ही होगा। जब कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है तो उसका भौंकना अलग ढंग से होता है। जब उसे घुमाने या दौड़ाने के लिए ले जाया जाता है तो खुशी के मारे उसके भौंकने की आवाज़ अलग ढंग की होती है। पेड़ पर चढ़ी बिल्ली को जब कुत्ता नहीं पकड़ पाता तो उसकी जो झल्लाहट होती है उसके भौंकने में साफ जाहिर होती है। किसी अजनबी को देखकर वो गुस्से में भौंकता है, और जब बांधा जाता है तब भी वो भौंकता है। सबका अंदाज अलग होता है। इन सब मामलों में सुनने वाले को भौंकने के सुर से यह मालूम चल जाता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। जब मैंने जंगल के लोगों यानी जानवरों और परिंदों को उनकी आवाज़ से पहचानने लायक और उनकी आवाज़ की वजह जानने लायक जानकारी हासिल कर ली तो जंगल में मेरी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि पहले मैं सिर्फ जंगल में वहीं तक दिलचस्पी ले सकता था जहां तक मुझे अपनी आंखों से दिखाई देता था, लेकिन अब जंगल का दायरा मेरे लिए बढ़ गया था। यहाँ तक कि आवाज़ें मेरे कान सुन सकते थे। कुछ जानवरों और परिंदों की आवाज़ की नकल तो मैं इतने बढ़िया तरीके से करना सीख गया था कि एक आवाज़ में परिंदे या जानवर को अपने पास बुला सकता था या फिर उन्हें अपने पीछे पीछे चला सकता था।
जंगल की आवाज़ें समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरत यह होती है कि आपको पता हो कि किस जानवर या परिंदे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। दिन रात खौफ के साए में जी रहे जानवर बड़ी बारीकी से आवाज़ें समझ सकते हैं, और यही खौफ इंसानों को भी जंगल की आवाज़ें इतनी ही बारीकी से सिखा सकता है। कुछ आवाज़ें दोहराई जाती हैं। मिसाल के तौर पर तेंदुए को देखते लंगूर की आवाज़, या किसी हलचल को शक की निगाह से देखते चीतल की आवाज़। शेर को देखकर चिल्लाते मोर की आवाज़ को सुनकर यह पता लगाना मुश्किल नहीं होता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इन आवाज़ों से यह भी पता चल जाता है कि आवाज़ लगाने वाले जानवरों या परिंदों के सामने ऐसा खतरा नहीं है कि उन्हें तुरंत कुछ करना पड़े। खतरे वाली आवाज़ तो वो होती है जो सिर्फ एक बार सुनाई देती है, जैसे किसी बारीक सी टहनी का चटकना, एक हल्की सी गुर्राहट, या किसी जानवर या परिंदे की चेतावनी भरी इकलौती पुकार। ऐसी आवाज़ों के मामले में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई। ऐसी आवाज़ का मतलब होता है कि खतरा एकदम सामने है और तुरंत कुछ करना जरूरी है। डर या खौफ के जरिए मैंने एक काबिलियत हासिल कर ली थी कि मैं किसी भी आवाज़ का ठीक ठीक पता लगा सकता हूँ, और ये बता सकता हूँ कि कोई भी आवाज़ जंगल में किस दिशा से और कितनी दूरी से आ रही है। दिन हो या रात, जंगल में घूम रहे अनदेखे शेर और तेंदुओं की एक एक हरकत मैं सिर्फ अपने कानों के जरिए समझना सीख गया था। जंगल में घूमते हुए या रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए जंगल में हो रही हर आवाज़ को, हलचल को मैं आवाज़ों के भरोसे बारीकी से बयान करना भी सीख गया था। क्योंकि हमारा घर जंगल के इतना नज़दीक था कि यहाँ होने वाली हर आवाज़ मुझे एकदम साफ सुनाई देती थी। स्टीफन डीज के लिए मैंने कई तरह के परिंदे इकट्ठे किए थे, और इसके बदले उसने मुझे वो बंदूक दी थी जिसका कि जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये एक दुनाली भरमार बंदूक थी। अपनी जवानी के दिनों में ये बंदूक जरूर ही एक बेहतरीन हथियार रही होगी, लेकिन अब इस बंदूक की काबिलियत आधी ही बची थी, क्योंकि एक बार किसी ने इसमें ज़रूरत से ज़्यादा बारूद भर दिया था, और इसकी वजह से इसकी दाईं नली फट गई थी। उसी धमाके की वजह से इसका कुंदा भी टूट गया था, और जब स्टीफन ने बूढ़ी भवानी मेरे हाथों में सौंपी तो इसकी नालें कुंदे के साथ पीतल के मोटे तार से बंधी हुई थी। बहरहाल मेरे शिकारी दोस्त कुंवर सिंह ने बताया कि इसकी बाईं नाल बिल्कुल ठीक थी, और अभी ये कई बरस तक चलेगी। कुंवर सिंह का कहना सही निकला, क्योंकि अगले 2 बरसों तक हमारे खासे लंबे चौड़े परिवार की हांडी में मोर और जंगली मुर्गे इसी भवानी की कृपा से पकते रहे। और तो और, एक बार एक चीतल के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर भी मैंने उसे 4 नंबर के कारतूस से मार गिराया था। मुझे ये कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि इस भरमार बंदूक से जितने भी परिंदे मैंने मारे, उनको मैंने तब मारा जब वो बैठे हुए थे। बारूद और कारतूस मुश्किल से ही मुझे हासिल हो पाते थे, और मैं खूब संभाल कर ही कारतूसों का इस्तेमाल करता था। बारूद और कारतूसों की कमी को देखते हुए ये ज़रूरी था कि मेरी चलाई हुई हर गोली कारगर हो। यदि किसी सुबह या शाम मैंने 2 या 3 गोली चलाई है, तो 1, 2 या 3 परिंदे लेकर भी मैं वापस लौटा हूँ। परिंदों के शिकार का शायद और कोई तरीका मुझे इतना मज़ा नहीं देता था। एक शाम मैं निचली पहाड़ियों से लौट रहा था, और उस वक्त मैं 2 धाराओं के बीच बसे जंगल के किनारे पर खड़ा था। इस जंगल का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। पिछले कई हफ्तों से मौसम एकदम सूखा था, और इस वजह से जंगल में बेआवाज़ चल पाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे मारे हुए 2 परिंदे मेरे कंधे पर लटक रहे थैले में मौजूद थे। इसी थैले में मैं अपना बारूद और गोलियां रखता था। सूरज डूबने को था। मैं घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक सुरमई बादल पश्चिम की तरफ से आया। पिछले कई दिनों से एकदम सूखे मौसम के बाद आज का दिन बेहद उमस भरा था, और दिन भर से एक पत्ती भी नहीं हिली थी। ऐसे में इस बादल के आने का मतलब था कि थोड़ी देर में ओले गिरने वाले हैं। निचली पहाड़ियों में ओले से इंसान और जानवर दोनों ही बहुत डरते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मीलों तक खड़ी फसल मिनटों में ही चौपट हो जाती है, और खुले में घूम रहे मवेशी और बच्चे ओलों से मर भी सकते हैं। मैंने आज तक किसी जंगली जानवर को ओलों से मरते नहीं देखा, लेकिन ओले गिरने के बाद मरे परिंदों से पटा हुआ जंगल कई बार देखा है। मरने वाले परिंदों में मोर भी होते हैं, और होते हैं गिद्ध भी। मुझे अभी 3 मील और चलना था, लेकिन मैं घर की सीध में सीधे चलकर और घुमावदार पगडंडियों के बीच से शॉर्टकट मारकर आधे मील का रास्ता बचा सकता था।
अब सुरमई रंग का बादल मुझे ठीक सामने से आता दिखाई दे रहा था और बादल के बीच लगातार चमकती बिजली भी मुझे दिखाई दे रही थी। सब के सब जानवर और परिंदे एकदम खामोश थे। मैं घने पेड़ों वाले हिस्से से गुजर रहा था और जो इकलौती आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वो थी दूर से आती हुई बादलों की गरज। इन पेड़ों की पत्तियां बहुत घनी थीं, जिसकी वजह से यहाँ पर रोशनी कम होती जा रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ में ये ध्यान भी रख रहा था कि मेरे कदम कहाँ पर पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं नंगे पैर था। अब मुझे हवा की आवाज़ आई, जो हमेशा ओलों वाले तूफान के पहले सुनाई देती है। अभी इस घने हिस्से को मैं आधा ही पार कर पाया था कि तूफानी हवा ने पेड़ों पर हल्ला बोल दिया। मेरे पैरों में बिछा सूखी पत्तियों का कालीन हवा के जोर से एकदम बिखर कर उड़ने लगा। हवा में पत्तियां गोल गोल चक्रवात जैसी घूम रही थी और अंधड़ में इतनी तेजी थी कि ऐसा लग रहा था कि अचानक कहीं पानी का बांध फूट गया हो। और ठीक इसी पल मुझे एक चीख सुनाई दी। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था कि यह उसी चुड़ैल की आवाज़ है जिसका जिक्र डैन से किया करता था। ये चीख निचले सुर से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते ऐसी डरावनी चिल्लाहट में बदल गई कि जैसे सुनकर किसी का भी खून जम सकता था। फिर धीरे धीरे यह चीख लंबी सुबकियों में बदलते हुए ठंडी पड़ गई। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनसे डरकर इंसान पत्थर की मूरत बन जाता है और हिलने डुलने के काबिल नहीं रहता, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको स्प्रिंग लगे गुड्डे की तरह से उछाल देती हैं और आप फौरन हरकत में आ जाते हैं। मुझ पर चुड़ैल की इस डरावनी चीख का असर स्प्रिंग भरे गुड्डे की तरह हुआ और मैं सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकला। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मैं अपने कुत्ते मैगॉग के साथ शेर को देखने के बाद भागा था। ऐसे ही जोर से भागा था कि पूछिए मत। तब मुझे लगा था कि मुझे इस तरह भागने की ज़रूरत शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन किसी अनजान चीज़ का डर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मुझे नहीं पता था कि अनजान बातों का डर हमारे पैरों में जैसे पंख लगा देता है। हालांकि ये बात मेरी तारीफ में दर्ज की जानी चाहिए कि ना तो मैंने अपनी बंदूक वहां पर फेंकी और ना ही फेंका अपना डोरीदार भारी झोला। कांटों और ठूठों की परवाह किए बगैर मैं नंगे पैर भागता गया और घर पहुंचकर ही मैंने दम लिया। जब मैं अपने घर के बरामदे तक पहुंचा तब तक तूफान गरज रहा था और शुरुआती ओले सरसराते हुए नीचे आने शुरू हो गए थे। घर में मोटे तौर पर आपाधापी मची हुई थी। कोई तूफान से बचने के लिए दरवाजे बंद कर रहा था तो कोई खिड़कियों की चिटकनियां लगा रहा था। इसीलिए तभी तभी घर पहुंचे एक घबराए और हाँफते हुए बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया। डेंसे ने कहा था कि चुड़ैल की आवाज़ सुनने वाले इंसान और उसके परिवार पर बहुत बुरी बुरी मुसीबतें आ सकती हैं। मुझे इस बात का डर था कि मेरे परिवार पर यदि कोई मुसीबत आई तो उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाएगा, क्योंकि चुड़ैल की आवाज़ तो मैंने सुनी थी। ये सोचकर मैं चुप ही रहा और किसी से इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। डर किसी भी किस्म का हो हर इंसान को आकर्षित करता है, भले ही वो इंसान एक छोटा लड़का क्यों ना हो। अगले कई दिनों तक मैं जंगल के उस इलाके में जाने से बचता रहा जहां मैंने चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी, लेकिन एक दिन मैंने खुद को उसी घने झुरमुट के किनारे खड़ा हुआ पाया। आज भी उस तूफानी शाम की तरह हवा के झोंके जोर जोर से आ रहे थे और मैं एक पेड़ की तरफ अपनी पीठ किए हुए खड़ा था। तभी मुझे फिर से वही चीख सुनाई दी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी वहां से भाग निकलने की इच्छा को दबाया और पेड़ के पीछे डर के मारे कांपता हुआ खड़ा रहा। चीख बार बार आ रही थी। मैंने तय किया कि एक निगाह इस चुड़ैल को देख ही लूं। पिछली बार उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरे परिवार में कोई अनहोनी नहीं हुई थी। मैंने सोचा यदि खुदा ना खास्ता चुड़ैल मुझे देख भी लेती है तो देख कर कि मैं इतना छोटा लड़का हूँ मेरी जान बख्श देगी। इस वक्त मारे डर के मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन किसी परछाई की तरह मैं बेआवाज ढंग से इंच इंच करके आगे बढ़ता गया जब तक कि मुझे डेंसे की चुड़ैल दिखाई नहीं दे गई। बरसों पहले आए किसी जबरदस्त तूफान से जंगल का एक बहुत बड़ा पेड़ आधा उखड़ गया था और पूरी तरह धराशायी होने से इसलिए बच गया था क्योंकि वो पेड़ अपने से जरा से ही छोटे एक दूसरे पेड़ पर जा टिका था। बड़े पेड़ के वजन से छोटा पेड़ हमेशा के लिए तिरछा होकर रह गया था और जब भी हवा का जोरदार झकझोरने वाला झोंका आता था तो बड़ा पेड़ कुछ पल के लिए
थोड़ा ऊपर उठता था, फिर वापस छोटे पेड़ पर आकर टिक जाता था। जिस जगह दोनों पेड़ आपस में मिले थे वहां दोनों पेड़ों की लकड़ी मर गई थी और घिस घिस कर कांच जैसी चिकनी हो गई थी। हवा के झोंके से जब दोनों चिकनी सतहें आपस में रगड़ खाती थी तो दिल दहला देने वाली चीख जैसी आवाज पैदा होती थी। मैंने अपनी बंदूक जमीन पर रखकर झुके हुए पेड़ पर चढ़कर दोनों डालियों को रगड़ खाते और आवाज पैदा करते जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लिया तब तक मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हुई कि मैंने उस डर का पता लगा लिया है जो जंगल में अकेले घूमते वक्त हमेशा मेरे दिमाग पर चुड़ैल बनकर सवार रहता था। मेरी जिंदगी की डायरी में यह दिन एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज है जिस दिन मैंने जंगल में होने वाली हर गैर मामूली बात की तह तक पहुंचने का फैसला किया था। इस बात के लिए मैं डेंसे का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे अपनी चुड़ैलों से डराकर मुझे एक ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया था जिस पर आगे चलकर मुझे बहुत सी दिलचस्प, रोमांचक और जासूसी से भरी कहानियां जानने का मौका मिला। काल्पनिक जासूसी कहानियां आमतौर पर किसी खतरनाक जुर्म के सबूतों से शुरू होती है और कहानी को पढ़ने वाला वक्ती तौर पर यह भूल जाता है कि वो काल्पनिक कहानी पढ़ रहा है। सनसनी और रोमांच से सीन दर सीन वो आगे बढ़ता जाता है और आखिरकार जुर्म करने वाला पकड़ा जाता है और जुर्म के बदले उसे जो सजा मिल सकती है वो मिल जाती है। जंगल वाली मेरी जासूसी कहानियों की शुरुआत ना तो इसी तरीके से शुरू होती है और ना ही जुर्म के लिए सजा के साथ खत्म होती है। अपनी यादों की लाइब्रेरी में से 2 कहानियां मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। काला डूंगी से 10 मील दूर जंगल महकमे के बंगले में मैं रुका हुआ था और एक दिन पौ फटते ही रसोई के लिए जंगली मुर्गा या मोर के शिकार के इरादे से निकल पड़ा। सड़क के बाईं तरफ घने जंगल वाली एक नीची सी पहाड़ी थी और दाईं तरफ खेत थे, लेकिन सड़क और खेतों के बीच झाड़ झंकाड़ों वाली एक पतली सी पट्टी थी। जब गांव के लोग सुबह खेतों की तरफ चले तो खेतों में दाना चुग रहे पंछी उड़कर सड़क की तरफ आने लगे। इन उड़ते पंछियों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन उस सुबह किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उड़कर सड़क पर पार कर रहे पंछी इतनी ऊंचाई पर थे कि मेरी बंदूक की गोली उन तक नहीं पहुंच पाती। चलते चलते मैं खेतों के आखिर तक पहुंच गया, लेकिन मुझे गोली चलाने का एक भी मौका नहीं मिला। आसमान में उड़ रहे परिंदों पर तो मैं अपना ध्यान लगाए था, लेकिन मेरी निगाह सड़क पर भी थी। खेतों के आखिर में जिस जगह आकर मुझे यह महसूस हुआ था कि आज मुझे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, उस जगह से 100 गज आगे मैंने नोट किया कि एक बड़ा नर तेंदुआ मेरी बाईं तरफ वाली पहाड़ी से उतरकर यहाँ पर आया था। कुछ गज तक तो तेंदुआ सड़क के बाईं तरफ ही चलता रहा, लेकिन फिर सड़क पार करके दाईं तरफ आ गया था और एक झाड़ी में लेटा था। इस जगह से तेंदुआ 20 गज आगे गया था और फिर वापस झाड़ी में आके लेट गया था। तेंदुए की हरकतों से यह अंदाजा हो रहा था कि वो किसी खास चीज में दिलचस्पी ले रहा है। यह साफ जाहिर था कि जिस चीज में तेंदुए की दिलचस्पी थी वो चीज सड़क पर नहीं थी। यदि ऐसा होता तो तेंदुआ झाड़ियों से होता हुआ आगे बढ़ता, ना कि सड़क के किनारे किनारे चलता। अब मैं वापस उस जगह पर पहुंच गया जहां पर तेंदुआ सबसे पहले आकर लेटा था, और मैं भी जमीन पर इतना झुक गया कि मुझे वही दिखाई देने लगे जैसे कि तेंदुए को दिखाई दे रहा होगा। जहां पर खेत और झाड़ियों की पट्टी खत्म होती है उसके आगे थोड़ी सी खुली जगह थी और वहां पर उगी घास गांव के मवेशी काफी ज्यादा चढ़ चुके थे। इस जगह तेंदुए के लेटने की जगह पहले से भी दिखाई दे रही थी और दूसरी जगह से भी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसी चीज में भी तेंदुआ दिलचस्पी ले रहा था वो इसी खुली जगह में थी। झाड़ियों की आड़ लेता हुआ तेंदुआ 50 गज और वहां तक गया था जहां झाड़ियां खत्म होती थी, और वहां से एक उथला गड्ढा सड़क के बाजू से शुरू होकर इस खुली जगह तक आता था। जहां झाड़ियां खत्म हुई थी वहां तेंदुआ कुछ देर घात लगाकर लेटा था, और इस दौरान कई बार अपनी पोजीशन बदलने के बाद आखिरकार वो उथले गड्ढे में उतर आया था और आगे बढ़ता जा रहा था। बीच में वो बार बार रुका था और घात लगाकर लेटा भी था। सड़क से बहकर गड्ढे में आई हुई रेत और धूल
30 गज आगे जाके खत्म हो गई थी और यहाँ छोटी घास उगी हुई थी। तेंदुए के पैरों के साथ आई हुई धूल और रेत के कण घास में वहां चिपक गए थे जहां तेंदुए ने पांव रखे थे। इसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि तेंदुआ ओस पड़ना शुरू होने के बाद ही इस रास्ते से गुजरा था। उस वक्त शाम के 7 बजे होंगे। गड्ढे में उगी घास कुछ गज आगे जाके खत्म हो गई थी और उसके आगे बिछी हुई बारीक रेत और धूल सी सतह पर तेंदुए के पंजों के निशान नहीं थे। इसका मतलब यही था कि इस जगह पर आकर तेंदुआ उथले गड्ढे से बाहर निकल गया था। खुली जमीन पर पंजों के निशान खोज पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां से तेंदुआ गड्ढे से बाहर निकला वहां पर मैंने देखा कि वो कुछ दूर उगे घास के झुरमुटों की तरफ चला गया था। ये घास 1 या 2 फुट ऊंची थी। झुरमुटों तक पहुंचने पर मुझे 10 फुट दूर सांबर के खुरों के गहरे निशान दिखाई दिए। यहां से 30 गज आगे तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर सांबर के खुरों ने जमीन में बहुत ज्यादा गहरे निशान बना दिए थे। इन निशानों से यह साफ जाहिर होता था कि सांबर अपनी पीठ से कोई चीज झटक कर गिराने की कोशिश कर रहा था। ये 30 गज खत्म होने के बाद सांबर बाईं तरफ मुड़कर उथले गड्ढे के दूसरे सिरे पर खड़े इकलौते पेड़ की तरफ तीर की तरफ भागा था। इस पेड़ की छाल पर करीब 4 फुट की ऊंचाई पर मुझे सांबर के बाल और खून का एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। अब मेरे मन में कोई शक या शुबहा बचा नहीं था। तेंदुए ने पहाड़ी के ऊपर से नीचे खुली जगह में चल रहे सांबर को देख लिया था और हालात का पूरा जायजा लेने के बाद उसने सांबर को मारना तय कर लिया था। उसने दबे पांव सांबर का पीछा किया और घास के झुरमुट के पास छलांग मारकर वो सांबर की पीठ पर जाके बैठा था और जब तक सांबर की सवारी वो करता रहा जब तक कि सांबर तेंदुए की मनपसंद जगह तक नहीं पहुंच गया था। तेंदुए ने जहां सांबर को देखा था वहां उसे मार गिराने में तेंदुए को कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक भरे पूरे सांबर की लाश को दूर तक घसीट कर ले जाने की मशक्कत जो उसे ना करनी पड़े, इसलिए वो उसे वहां तक लेकर गया जिंदा, यानी उस पर सवारी करते हुए, जहां उसे बेहतर लग रहा था कि यहां पर खाना खाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जहां पर वो घास में सांबर था, अगर वो वहां पर सांबर को मार लेता तो सुबह उसे अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उसने समझदारी से काम लिया और सांबर की सवारी करने का फैसला किया। तेंदुए को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश में सांबर पहले पेड़ तक गया। इस कोशिश में असफल होने के बाद उसने अपने अनचाहे सवार से छुटकारा पाने की 3 और कोशिशें की थी। तेंदुए को अपनी पीठ पर लादे सांबर घने जंगल में घुस गया था। जाहिरा तौर पर उसे ये उम्मीद थी कि तेंदुए को पीठ से गिराने का जो काम करने में पेड़ों ने उसकी मदद नहीं की थी, उस काम में शायद झाड़ियां उसकी मदद कर देंगी। झाड़ियों में 20 गज भीतर जाने के बाद जहां इंसानों और गिद्धों की खोजी नजरें आसानी से नहीं पहुंच सकती थी, तेंदुए ने इस भरी पूरी मादा सांबर के गले में अपने दांत गड़ा दिए थे। दांत गड़ाए हुए अपने अगले पंजों की मदद से सांबर को काबू किए हुए तेंदुआ बड़ी सफाई से उसकी पीठ से उतर आया था और उसने सांबर को जमीन पर पटक दिया था। सांबर को मारने के बाद उसने तसल्ली से अपना पेट भरा था। तेंदुआ अपने शिकार के पास लेटा हुआ था और मुझे देखकर वहां से चला गया, लेकिन तेंदुए के पास मुझसे डरने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो चिड़ियों के शिकार पर निकला था और मेरे पास 28 बोर की बंदूक और 8 नंबर का कारतूस भर था। मैं ऐसे बहुत से मामले जानता हूं जिनमें तेंदुए ने पहले तो अपने शिकार की सवारी की, फिर उन्हें मारकर खाया। शिकार होने वाले जानवरों में सांबर, चीतल, इसके अलावा एक घोड़ा भी था, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसा मामला जानता हूं जिसमें किसी शेर ने अपने शिकार की सवारी करके उसे मारा। एक दफा की बात है, कालाडूंगी से 12 मील दूर मंगोलिया खट्टा नाम के मवेशी खाने में मैंने अपना कैंप लगाया हुआ था। एक सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मुझे दूर से भैंसों के गले में बंधी घंटियां सुनाई दे रही थीं, और पहले जब मैं एक तेंदुए की फिल्म बनाकर लौट रहा था तो मैंने करीब 150 भैंसों का एक झुंड देखा था। यह झुंड तराई घास के एक लंबे चौड़े मैदान में चल रहा था। मैदान के बीचों बीच एक रेतीला नाला गुजरता था और उसमें पानी की धार तो थी, लेकिन थी बहुत पतली। इस नाले में
मैंने एक शेर और शेरनी के ताजा पैरों के निशान देखे थे। अब घंटियों की जोरदार आवाज से जाहिर था कि भैंसों के झुंड ने मवेशी खाने के पास लौटते वक्त भगदड़ मचा ली थी। मवेशी खाने में काम करने वाले आदमी घंटियों की आवाज से खबरदार हो गए थे और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने के साथ कनस्तर भी पीटना शुरू कर दिया था। इन आवाजों को सुनकर भैंसों ने रंभाना तो बंद कर दिया था, लेकिन उनकी भगदड़ तब तक जारी रही जब तक कि वो मवेशी खाने तक नहीं पहुंच गई। आवाजें बंद होने के थोड़ी देर बाद ही मुझे दो गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब मैं मवेशी खाने तक पहुंचा तो मुझे वहां पर एक नौजवान यूरोपियन अपने हाथों में बंदूक लिए हुए दिखाई दिया। यहाँ पर जमीन पर एक भैंस चित्त पड़ी हुई थी और कुछ हिंदुस्तानी उसे घेरे हुए खड़े थे। यूरोपियन ने मुझे बताया कि वह इज्जत नगर में इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करता था और उसने बताया कि जब दूर से भैंसों की घंटियों की जोरदार आवाज आ रही थी उस वक्त वो चरवाहों से बातचीत कर रहा था। जब घंटियों की आवाज नजदीक आई तो एक भैंस के रंभाने और शेर के दहाड़ने की आवाज भी सुनाई दी थी। क्योंकि मैं ज्यादा दूर था इसलिए मुझे शेर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। चरवाहों को यह लगा कि शेर मवेशी खाने की तरफ आ रहा है। यह सोचकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कनस्तर भी पीटना शुरू कर दिया। जब भैंसों का झुंड नजदीक आकर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि झुंड में एक भैंस बुरी तरह से लहूलुहान है। जब चरवाहों ने यूरोपियन को यह बताया कि इस भैंस को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता तो यूरोपियन ने उनकी इजाजत लेकर दो गोलियां घायल भैंस के शरीर में उतार दी ताकि उसकी तकलीफ कम हो जाए। इस नौजवान ने जिस भैंस की तकलीफों का अंत किया था वो एकदम जवान और शानदार भैंस थी। चरवाहों का यह कहना शायद सही था कि वो झुंड की सबसे बढ़िया भैंस थी। आज तक इस हालत में मैंने किसी जानवर को देखा नहीं था, इसलिए मैंने बड़ी बारीकी से इस भैंस की जांच की। भैंस की गर्दन या गले पर शेर के दांत या नाखून का एक भी निशान नहीं था, लेकिन इसकी पीठ पर 50 या उससे भी ज्यादा गहरे चीरे थे जो कि बने थे शेर के नाखूनों से। इन नाखूनों के कुछ निशान तो तब बने थे जब शेर का चेहरा भैंस के सिर की तरफ था और बाकी के निशान तब बने थे जब शेर का चेहरा भैंस की पूंछ की तरफ था। घबराहट और डर से पगलाई इस भैंस पर सवार शेर ने कंधों के बीच से कोई 5 पाउंड मांस फाड़कर खा भी लिया था और करीब 10 से 15 पाउंड मांस भैंस के पिछले हिस्से से भी खा लिया था। अपने कैंप वापस जाकर मैंने अपने आप को एक भारी बंदूक से लैस किया और भैंसों के छोड़े निशानों का पीछा करने के लिए चल पड़ा। मैंने पाया कि उनकी भगदड़ नाले के दूसरी तरफ वहां से शुरू हुई थी जहां मैंने शेर के पंजों के निशान देखे थे, लेकिन बदकिस्मती से यह घास कंधों जितनी ऊंची थी, इसलिए मैं यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहां पर वाकई क्या क्या हुआ होगा। इस बात के भी कोई निशान मैं नहीं ढूंढ पा रहा था कि शेर भैंस की पीठ पर सवार कैसे हुआ होगा, वो भी तब जबकि भैंस को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि भैंस की गर्दन और गले पर दांत या नाखून के निशान नहीं थे। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि मैं यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह वाकया कैसे हुआ, क्योंकि यह बिरला मौका था जब गलती मेरी थी। मेरा ये यकीन है कि इसके अलावा ऐसा कोई मामला कभी किसी के देखने सुनने में नहीं आया कि शेर अपने शिकार की सवारी करे और सवारी करते करते उसे खाने भी लगे। नाले में दिखाई दिए शेरों यानी कि टाइगर के पैरों के निशान जाहिर कर रहे थे कि दोनों शेर भरे पूरे हैं, इसलिए बात साफ थी कि कोई छोटा ना तजुर्बेकार शेर शिकार पर अपना हाथ आजमा रहा हो। और दूसरी बात यह है कि कोई कम उम्र शेर भैंसों के झुंड तक पहुंचने की हिम्मत करता, वो भी दिन के 10 बजे या दिन में किसी भी वक्त। मेरे बड़े पुराने दोस्त हैरी जिल के बेटे इवलिन जिल को तितलियां इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। एक बार वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नैनीताल आया हुआ था और बातचीत के दौरान मैंने उसे एक ऐसी तितली के बारे में बताया जिसके पंखों के ऊपरी हिस्से में चटक लाल रंग के धब्बे थे। ये तितली मैंने पवलगढ़ रोड पर देखी थी। इवलिन ने कहा कि उसने कभी ऐसी तितली देखी नहीं थी और उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं उसे इस तितली का नमूना दिलवा दूं। कुछ महीने बाद पवलगढ़ से 3 मील दूर
सांडनी गागा नाम की जगह पर मैंने कैंप लगाए थे और मेल स्पॉटेड डियर की मुठभेड़ का सिनेमा बनाने का मेरा इरादा था। सांडनी गागा के मैदानों में उन दिनों एक ही वक्त पर कई कई चीतलों के जोड़े आपस में लड़ते हुए दिख जाना आम बात थी। एक दिन सुबह मैंने जल्दी से नाश्ता किया और तितली पकड़ने का जाल लिए हुए मैं तितली पकड़ने निकल पड़ा, जिसका वादा मैंने ईवलिन से किया था। मेरे टेंट से 100 गज की दूरी पर एक जंगली रास्ता था जो काला डूंगी और पवलगढ़ को जोड़ता था। इसी सड़क के साथ साथ 1 मील लंबा एक ऐसा मैदान था जहां सांभर धूल में लोट लगाया करते थे। मुझे इसी मैदान में उम्मीद थी कि मुझे मिल जाएंगी तितलियां। जंगल के रास्ते का इस्तेमाल शायद ही कोई करता था और जिस जंगल से होकर यह रास्ता गुजरता था उसमें बड़ी तादाद में शिकार करने लायक जानवर थे। सुबह जल्दी उठकर इस सड़क पर घूमना बड़ा ही दिलचस्प काम था, क्योंकि सड़क की सख्त हो चुकी मिट्टी के ऊपर धूल की एक बारीक परत जमा होती है और यह परत रात में वहां से गुजरने वाले जानवरों की पहचान का दस्तावेज बन जाती थी। यदि आपकी निगाहों को जानवरों के पंजे के निशान पहचानने का लंबा तजुर्बा है, तो ऐसे किसी रास्ते पर चलते हुए पंजों के हर निशान को रुक कर देखने की जरूरत आपको नहीं है कि यह किस जानवर के निशान हैं, या किस तरह का जानवर था, या फिर किस तरफ वो जा रहा था, क्योंकि ये सब बातें तो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में दर्ज होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर अपने कैंप से निकलने के बाद जहां मैंने ये सड़क पकड़ी थी, उससे थोड़ा ही आगे एक सेही जंगल से निकलकर सड़क पर आई थी और किसी से डरकर वापस जंगल में भाग गई थी। कुछ कदम आगे चलने पर यह बात साफ हो गई कि वो सेही किससे डरकर भागी थी। जंगल से एक भालू निकला था। उसने दाएं से बाएं ये सड़क पार की थी। बाईं तरफ के जंगल में घुसने के बाद इस भालू ने एक बनेले सुअर के बच्चे और चीतलों के एक छोटे से झुंड को भी डरा दिया था, क्योंकि इन जानवरों ने डर के मारे तेज दौड़ लगा दी थी और सड़क पार करते हुए दाईं तरफ के जंगल में घुस गए थे। थोड़ा और आगे चलकर एक नर सांभर दाईं तरफ से आया था और झाड़ी को खंगालने के बाद सड़क पर 50 गज चला और एक नन्हे से पौधे से उसने सींगों की खुजली मिटाई थी। फिर चला गया था वापस जंगल में। इसी जगह के नजदीक एक चौसिंगा छोना अपनी माँ के साथ सड़क पर आया था और इसके खुरों के निशान किसी इंसानी बच्चों के नाखूनों जितने ही बड़े थे। ये छोना कुछ देर तक सड़क पर उछल कूद मचाता रहा था और उसके बाद जब उसकी माँ को किसी बात का खतरा लगा तो माँ बेटा दोनों कुछ गज तक सड़क पर दौड़ने के बाद जंगल में गायब हो गए थे। यहाँ एक मोड़ था और इस मोड़ पर एक लकड़बग्घे के पंजों के निशान थे। लकड़बग्घा यहाँ तक आया था और फिर इसी रास्ते पर वापस चला गया था। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मादा चौसिंगा और उसका छौना किस वजह से भागे थे। सांडनी गागा आसपास के 100 मील के इलाके में सबसे खूबसूरत जगह है और तरह तरह के परिंदों की इफराद की वजह से इसका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी सांडनी गागा में सड़क पर बने निशानों को पढ़ते हुए और परिंदों की सुरीली आवाज़ें सुनता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं आधा मील ही आगे बढ़ा था कि सड़क का वो हिस्सा शुरू हो गया जो पहाड़ को सामने की तरफ से काट कर बनाया गया है। यहाँ पर सड़क इतनी सख्त थी कि आमतौर पर जानवरों के निशान इस पर बन नहीं पाते। ये सब देखते सोचते थोड़ा और आगे में बढ़ा था कि सड़क पर बड़े अजीबो गरीब निशान ने मेरा ध्यान खींच लिया। सड़क पर एक छोटा सा ऐसा निशान बना हुआ था जैसे मिट्टी में हल्के चलने से बनता है। यहाँ एक निशान शुरू होता था। ये 3 इंच लंबा और 2 इंच गहरा निशान था। ये निशान सड़क की लंबाई की दिशा में नहीं बल्कि सड़क को काटते हुए बना था। छोटी सी नाली जैसा यह निशान लोहे की नोक वाली छड़ी से भी बना हो सकता था, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इस सड़क पर कोई इंसानी आमदरफ्त हुई नहीं थी। यह निशान पिछले 12 घंटों के भीतर बना था और यदि यह निशान किसी इंसान की वजह से बना था तो इसे सीधा सड़क की लंबाई में होना चाहिए था, लेकिन यह निशान तो सड़क की चौड़ाई में बना था। सड़क 14 फुट के आसपास चौड़ी थी और इसके एक तरफ 10 फुट ऊंची कुदरती दीवार थी और दूसरी तरफ थी एकदम तेज ढलान। इस निशान के बनने से उड़ी मिट्टी मुझे बता रही थी
कि जिस चीज से निशान बना था वो दाईं से बाईं तरफ जा रही थी। ये तसल्ली कर चुकने के बाद कि ये निशान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा निशान किसी सींग की नोक से बन सकता था, चीतल या फिर किसी छोटे सांभर के सींग से। इन दोनों तरह के हिरणों में से कोई भी ऊंची तरफ से कूदकर सड़क पर आ गिरा होता तो जमीन के सख्त होने के बावजूद उसके खुरों ने जमीन पर निशान जरूर बनाए होते, लेकिन यहां पर आसपास कहीं खुरों के निशान नहीं थे। मेरे पास इकलौता सुराग जमीन में बना हुआ ये नालीनुमा निशान था, और जिस आखिरी नतीजे पर मैं पहुंचा था वो ये था कि निशान तो हिरण के सींग से ही बना था, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा हिरण के सींग से। यह निशान तब बना था जब कोई शेर यानी टाइगर अपने मुंह में हिरण दबाए ऊपर वाली तरफ से सड़क पर आके कूदा था। यहां सड़क पर घिसटने के निशान इसलिए नहीं थे क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में सड़क पार करते वक्त टाइगर या लेपर्ड अपने शिकार को मुंह में दबाए हुए हवा में उठा लेते हैं और शिकार का शरीर जमीन को छू भी नहीं पाता। मेरा मानना यह है कि वैसा इसलिए करते हैं कि शिकार की गंध सूंघकर भालू, लकड़बग्गे और सियार मुफ्त का माल हासिल करने के लिए कहीं पीछे पीछे ना आ जाए। मेरे नतीजे कितने सही थे ये देखने के लिए मैंने सड़क पार की और सड़क के बाईं तरफ पहाड़ की ढलान की तरफ निगाह दौड़ाई। घसीटने के निशान मुझे कहीं नहीं दिखे और पहाड़ की ढलान पर 20 फीट दूर एक झाड़ी में 4 फीट की ऊंचाई पर एक पत्ती पर सवेरे की धूप में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं नीचे उतरा और झाड़ी के नजदीक जाकर मैंने पाया कि पत्ती पर खून की बड़ी सी बूंद गिरी थी। ये बूंद अभी पूरी तरह से सूखी भी नहीं थी और यहां से तहकीकात एकदम आसान थी। 50 गज और आगे जाकर एक छोटे से पेड़ की छाया में छोटी छोटी झाड़ियों के बीच मुझे एक शानदार नर चीतल दिखा जिसे शेर ने अपना शिकार बनाया था। यह चीतल इतना शानदार था कि हर शिकारी इसे ट्रॉफी बनवाकर अपने घर में टांगना चाहता था। शेर अपने शिकार के बारे में पूरी एहतियात बरत रहा था और उसने इसे दूसरे जानवरों और परिंदों से छिपा कर रखा हुआ था। शेर ने इधर उधर दूर दूर तक फैली सूखी पत्तियों और सूखी टहनियों को इकट्ठा किया था और अधघाये चीतल को अच्छे से ढक दिया था। पत्तियां और टहनियां इकट्ठी करने में उसने खासी मेहनत की थी। जब कोई शेर अपने शिकार को इस तरीके से छिपाता है तो इसका ये मतलब होता है कि अपने शिकार पर निगाह रखने के लिए वो आसपास मौजूद नहीं है। मुझे फ्रेड एंडरसन और हुइश अडाई ने इस इलाके में रहने वाले एक बड़े कद्दावर शेर के बारे में बताया था जिसका नाम श्रीमती एंडरसन ने बैचलर ऑफ पवलगढ़ रख दिया था। इस नामचीन शेर को देखने की मेरी बड़ी पुरानी हसरत थी और हमारे इलाके के सब शिकारी इस शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मालूम था कि यह शेर सामरो वाले मैदान के नज़दीक से शुरू होने वाली एक गहरी खाई में रहता था और उस वक्त मैं उसी तरफ जा रहा था। चीतल के पास शेर के पैरों के निशान नहीं थे जिससे कि मैं उसे पहचान पाता। मुझे यूं ही ख्याल आया कि कहीं यह चीतल पवलगढ़ के कुंवारे सूरमा का माल तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो इस मशहूर कुंवारे सूरमा को देखने का एक अच्छा मौका था। मैं देख पाता कि यह शेर क्या वाकई में उतना बड़ा है जितना उसके कद्दावर होने का डंका बज रहा था। मरे हुए चीतल के नजदीक से एक पतली पट्टी जैसा घास का मैदान शुरू होता था। 100 गज आगे चलकर एक छोटी सी धारा के पास ये पट्टी खत्म होती थी। धारा के उस पार जंगली नींबू का एक बड़ा घना झुरमुट था। यदि यह बैचलर अपनी खाई में वापस नहीं लौटा था तो वह जरूर इसी झुरमुट में लेटा होगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शेर को उसके शिकार पर वापस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये फैसला करने के बाद मैं सड़क पर वापस आया और तितली पकड़ने का अपना सफेद रंग का जो जाल था उसे मैंने सूखी पत्तियों में अच्छे से छिपा दिया। ऊपरी सिरे पर घास की पट्टी करीब 10 फुट चौड़ी थी और जिस पेड़ के नीचे चीतल पड़ा था वो पट्टी भी दाईं तरफ से करीब 10 फुट दूर थी। बाईं तरफ चीतल के करीब करीब सामने बेलों से ढका हुआ एक ठूंठ खड़ा था। पहले मैंने इस बात की तसल्ली की कि कहीं ठूंठ में ऐसे बिल तो नहीं हैं जिनमें सांप हो। ठूंठ की जड़ों पर फैली सूखी पत्तियों को भी मैंने हटा दिया क्योंकि मैं बिच्छुओं पर नहीं बैठना चाहता था।
अब मैं ठूंठ से पीठ टिकाकर बैठ गया। यहां से मुझे वो स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहा था। वो मुझसे करीब 30 फीट की दूरी पर था। यहां से मुझे घास की पट्टी भी दिख रही थी और वो पानी की धारा भी। धारा के उस पार पीपल पर लाल बंदरों का एक झुंड बैठा था और हर बंदर पीपल के फलों से अपना पेट भर रहा था। अब मेरी जब सब तैयारियां पूरी हो गई तो मैंने निकाली तेंदुए की आवाज। जब खतरा ना हो तो तेंदुए शेर के शिकार को चट कर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और शेर यानी कि टाइगर इसीलिए लेपर्ड को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, यानी कि नफरत करते हैं लेपर्ड से। यदि टाइगर को मेरी आवाज सुनाई दी थी और यदि टाइगर को धोखा देने लायक अच्छे ढंग से मैंने लेपर्ड की आवाज निकाली थी तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि टाइगर घास की पट्टी तक जरूर आएगा। उसे भरपूर निगाह से देखने के बाद मेरा इरादा उसे अपनी मौजूदगी के बारे में बताने फिर वहां से निकल पड़ने का था। बंदरों ने मेरी निकाली तेंदुए की नकली आवाज का जवाब अपनी चेतावनी भरी आवाजों से दिया और 3 बंदर पेड़ की करीब 40 फुट ऊंची बाहर को निकली एक डाल पर जा बैठे। चूंकि बंदरों को मैं दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए उनकी आवाजें 1 मिनट तक चलकर बंद हो गई, और यदि शेर कहीं आसपास था तो उसे ये आवाजें सुनकर यकीन हो गया होगा कि उसके शिकार से कोई तेंदुआ छेड़छाड़ कर रहा है। मैं 3 बंदरों पर निगाह रखे रहा और फिलहाल मैंने एक बंदर को बार बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ झांकते और बार बार अपनी मुंडी उचकाते हुए देखा। फिर इस बंदर ने चेतावनी भरी आवाज दी। 1 मिनट बाद ही बाकी दोनों बंदर भी चिल्लाने लगे और पेड़ की ऊपरी डालों पर बैठे दूसरे बंदर भी आवाजें लगाने में शामिल हो गए। टाइगर आ रहा था और मुझे इस बात का सख्त अफसोस था कि मेरा कैमरा मेरे पास नहीं था। यदि आज मेरा कैमरा मेरे पास होता तो धारा में चमकते पानी और पीपल के पेड़ पर बैठे बेसब्र बंदरों के साथ घास की पट्टी पर आते हुए टाइगर की बहुत ही शानदार तस्वीर बन सकती थी। जैसा कि आमतौर पर ऐसे मौकों पर होता है, टाइगर ने वैसा नहीं किया जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। कुछ वक्त बीता। मुझे इस बात की बेचैनी थी कि टाइगर मेरे पीछे की तरफ से आकर शिकार तक जाएगा। तभी मुझे धारा कूदकर घास की पट्टी से लगे जंगल में गायब होते एक टाइगर की झलक भर दिखी। धारा के पिछली तरफ की झाड़ियों के पीछे छिपकर टाइगर ने तेंदुए की पोजीशन का अंदाजा लगाया था और जाहिरा तौर पर उसने ये सोचा था कि यदि वो घास की पट्टी की तरफ से आया तो तेंदुआ उसे देख लेगा। इसलिए उसने दबे पांव मरे हुए चीतल तक पहुंचने का फैसला किया। जहां तक मेरा सवाल था, मुझे टाइगर के ऐसा करने में जरा भी एतराज नहीं था। हालांकि ऐसा करने में जितना मैंने तय किया था उससे कहीं ज्यादा मेरे नजदीक वो आ जाता। जमीन सूखी पत्तियों से पटी पड़ी थी और शेर ने अपना रास्ता इतनी सफाई से तय किया था कि मेरे कानों को उसकी आहट तक नहीं मिली थी। टाइगर अगली बार मुझे तब दिखाई दिया जब वो मरे हुए चीतल के पास खड़ा होकर उसका जायजा ले रहा था, और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई कि जिसे मैं देख रहा था वो पवलगढ़ का कुंवारा सुरमा यानी कि बैचलर ऑफ पवलगढ़ नहीं था, जबकि एक बड़ी टाइग्रेस थी। शेरनी अगर अच्छे मूड में हो तो भी उसका भरोसा नहीं किया जा सकता, और फिलहाल तो वो अच्छे मूड में कतई नहीं थी। क्योंकि मैं उसके शिकार के इतना नजदीक था, ऊपर से यह भी बहुत मुमकिन था कि नींबुओं वाले झुरमुट में उसके बच्चे भी बैठे हों, और यदि ऐसा हुआ होता तो अपने शिकार के नजदीक मेरी मौजूदगी को टाइग्रेस कतई गवारा नहीं करती। जिस रास्ते से वो आई थी, यदि टाइग्रेस उसी रास्ते से वापस जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये तसल्ली करने के बाद कि तेंदुए ने उसके शिकार से छेड़छाड़ नहीं की थी, वो घास की पट्टी की तरफ चल पड़ी। अब हम दोनों के बीच की दूरी घटकर आधी रह गई। 1 मिनट का वक्फा बड़े धीरे धीरे बीता। शेरनी कुछ सोचती सी खड़ी रही। इस दौरान मैं अपनी सांस को रोके रहा। फिर शेरनी आराम से बगैर आवाज किए चलती हुई धारा तक पहुंची। उसने पानी पिया, फिर एक छलांग में धारा पार की और घने झुरमुट में ओझल हो गई। आपको सुना इन दोनों मामलों में शुरुआत में मुझे मालूम नहीं था कि यह वारदात हुई है, और जंगल की जासूसी कहानियों की खूबी यही है कि आपको पता नहीं होता कि एक छोटा सा सुराग आपको कहाँ तक पहुंचा देगा। इसी वजह से जंगल की जासूसी कहानियां इकट्ठी करना इतने मजे, चुस्ती और होशियारी से भरा काम है। मन से जासूसी कहानियां गढ़ना तो थोड़े से लोग कर सकते हैं, लेकिन जंगल की जासूसी कहानी
कोई भी लिख सकता है, बशर्ते उसकी आंखें ऐसी हों कि जिस सड़क पर वो चल रहा है उसके अलावा भी वो काफ़ी कुछ देख समझ सके। दूसरी शर्त यह है कि वो ये मानकर ना चलें कि उन्हें सब कुछ आता है, वो भी तब जब उन्हें कुछ भी ना आता हो। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।